जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है वर्ब्स। अब देखिए, सबसे पहली बात बेटे आपने याद रखनी है, जब भी वर्ड टेंस बोला जाता है, जब भी वर्ड टेंस बोला जाता है तो इसका मतलब सारी की सारी इंग्लिश नहीं होती है। अमूमन ये होता है कि एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है कि जी अगर मुझे टेंसेस आ जाते हैं तो मुझे इंग्लिश आ जाती है, बेटे तू टेंसेस सीख ले तुझे इंग्लिश आ जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटे, याद रखिएगा। टेंस एक पार्ट है सिर्फ। इंग्लिश में जो बेसिक स्टैंडर्ड है सीखने वाला, जिसको सीखने से आपको इंग्लिश आती है, लिखना पढ़ना सुनना समझना आती है, वो आपके पास क्या है? सेंटेंस। इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा। इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस जो होता है वो सबसे पहले किसके साथ लिखा जाता है? स्टेट ऑफ बीइंग के साथ लिखा जाता है, याद रखिएगा। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। हम जस्ट चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में होते हैं, नरेशन में होते हैं। हम कोई भी एक्शन नहीं होता सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमारे पास कोई भी एक्शन नहीं होता, जिसमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे पास हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है, एंड दैट इज टाइम, कि हम किस टाइम के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग के मामले में हमारे पास 3 टेंस होते हैं या 3 टाइम होते हैं, आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। पहला टेंस या जो पहला टाइम होता है बेटे, वो हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा टाइम या दूसरा टेंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? पास्ट। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? फ्यूचर। हम ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। हम चीजों को डिस्क्राइब कर लेते, लाइक मैं बोलता हूँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मरी द ब्यूटीफुल प्लेस, अल्लाह अलमाइटी इज वन, ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जब मैं ऐसे सेंटेंसेस बोलूंगा तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, उसमें जस्ट चीजों को बयान किया जा रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। और स्टेट ऑफ बीइंग के मामले में जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टेंस बनते हैं। हम इसको बोलेंगे, या 3 टाइम बनते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, या फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक हो गया। हम इसको कुछ इस तरह बोल देते हैं, प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग और फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। अभी यहाँ पर हमारे पास चूंकि सिर्फ टाइम होता है, कोई एक्शन नहीं होता, तो जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के तौर पर यूज करना होता है। प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर को, पास्ट के लिए बेटे हम यूज करते हैं वाज और वर को, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी को। याद रखिएगा, ठीक है। ये वो सेंटेंसेस है जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, जस्ट हम क्या कर रहे होते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग कर रहे होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बयान कर रहे होते हैं, चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैंने अभी सेंटेंस बोला, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना होगा? ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। और अगर मैं इसे फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ही विल बी एन ऑनेस्ट मैन। अल्लाह अलमाइटी इज वन, अल्लाह अलमाइटी वाज वन, अल्लाह अलमाइटी विल बी वन। Murray is a beautiful place, Murray was a beautiful place, Murray will be a beautiful place. He is a hardworking student, he was a hardworking student, he will be a hardworking student. याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहली तरह के सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में जब टेंसेस लिखे जाते हैं, वो कौन से होते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। और ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, जस्ट हमारे पास टाइम होता है। 3 तरह का टाइम होता है हमारे पास। पहला टाइम हमारे पास होता है प्रेजेंट का, सेकंड होता है पास्ट का, थर्ड होता है फ्यूचर का। प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर, पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वाज और वर, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी। ये याद रखना आपने, नथिंग एल्स अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग। सेकंड हमारे पास जो बेटे होते हैं उनको हम टेंसेस के नाम से जानते हैं। अब टेंसेस में हमारे पास क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। टेंस में हमारे पास क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। उससे पहले अभी क्या करने वाले हम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं थोड़ा सा टेक्निकली। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता है। इसकी बेटे हायरार्की को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखें, सेंटेंस बनता कैसे, हम सेंटेंस बनाते कैसे।
लाइक याद रखिएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ टेंस से सेंटेंस बनता है कि हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ये वर्ब यूज करना, सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस को बनाने में 3 चीजें चाहिए होती है, हमें 3 चीजों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। और जब आपने पास पेपर्स के क्वेश्चन किए हैं तो आपने देखा होगा कि गलतियां भी तीनों में होती हैं, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर गलत होता है, या टेंस गलत होता है, या वॉइस गलत होती है, और इन्हीं तीन चीजों से मिलकर हमें हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। देखिए सबसे पहले जो हमें सेंटेंस में बेटे देखना होता है वो क्या होती है, वॉइस, कि सेंटेंस की वॉइस कौन सी है, एक्टिव है या पैसिव है। आज से पहले तक शायद आप स्टूडेंट्स को ये तो सिखाया गया है कि आपने एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करना है, लेकिन बड़े कम चांस है, मैं बड़े रेयर चांसेस की बात कर रहा हूं, आपको ये सिखाया गया हो कि भाई ये बेटी ये एक्टिव वॉइस के टेंसेस होते हैं, ये पैसिव वॉइस के टेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टेंसेस में डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस एक बिल्कुल अलग इंग्लिश है और पैसिव वॉइस बिल्कुल एक अलग इंग्लिश है। जब हम वॉइस की बात करते हैं, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं या जो सेंटेंस मैं पढ़ रही हूं या जो सेंटेंस मैंने लिखना है वो मैंने कौन सी वॉइस में लिखना है। टेंस की बात बाद में आती है, स्ट्रक्चर की बात बाद में आती है। मुझे पहले यह देखना है कि मुझे वो सेंटेंस किस वॉइस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में लिखना है या पैसिव वॉइस में लिखना है। ये दोनों अलग इंग्लिश होती है। लाइक देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस के अपने रूल्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के अपने रूल्स हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव वॉइस के अपने रूल है, अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस के अपने रूल्स हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। हमें चूंकि एरर स्पॉट करना है सेंटेंस में से, हमें चूंकि करेक्ट सेंटेंस स्पॉट करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो उसका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए, पैसिव वॉइस है तो उसका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होना चाहिए। आपने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, और सबसे कम जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो गालबन 29 थे या 30 थे। आपने बगैर वर्ब को पढ़े एमडी कैट के सारे पास्ट पेपर को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है। 34, 35, 36, 33, 32, 37, 38 भी इवन एक स्टूडेंट के आए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वर्ब इतना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया। 3 वर्ब होते हैं, एक वर्ब वो जो यूएचएस बताता है, एक वर्ब वो जो यूएचएस के पेपर में आता है, और एक वर्ब वो जो आप बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो मेरे रिपीटर्स बेटियां बेटे हैं वो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि किस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है वर्ब्स में, कोई अंदाजा नहीं उस बात का। बहरहाल अभी हम आपको ये अपने ज़हन में एक माइंड सेटअप बनाना है कि जब भी सेंटेंस की बात आएगी तो सेंटेंस में मुझे क्या करना है कि मुझे सेंटेंस में सबसे पहले वॉइस को डिसाइड करना है कि एक्टिव वॉइस कौन सी है। मैंने सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखना है या पढ़ना है, या मैंने सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना है या पढ़ना है। बड़ा सिंपल है, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा है, सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है और सब्जेक्ट का एक्टिवली एक्शन में होना भी जरूरी है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो एक्टिवली एक्शन में है तो डेफिनेटली बेटे हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस बोलेंगे। उस पे एक्टिव वॉइस के टेंसेस के रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और अगर सब्जेक्ट है भी तो वो एक्शन में नहीं है, उसके बारे में बात तो की जा रही है लेकिन उससे कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। याद रखिएगा, जब हम सेंटेंस लिख रहे हो या जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या पैसिव वॉइस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। मुझे एक्टिव वॉइस के टेंसेस को फॉलो करना है या मुझे पैसिव वॉइस के टेंसेस को फॉलो करना है। आपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट देखना है। लाइक अभी देखिए, मैं उर्दू की हेल्प लेता हूं इस बात के लिए। देखिए, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं और बाद में हम इसमें बात करेंगे कि इसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन से हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि मैं सुबह सवेरे उठा, मैं नहाया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, मैं बाग में सैर के लिए गया, वहां पर वर्जिश की जा रही थी, वहां पे वहां पर अल्लाह ताला का जिक्र किया जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, खवातीन एक कोने में गप्पे मार रही थी, उसके बाद पतंगे उड़ाई जा रही थी, लोग अपनी वर्जिश में मसरूफ थे, मैंने थोड़ी देर वॉक की और वापस आ गया। अब देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं,
इन सेंटेंसेस में हम जरा एक्टिव और पैसिव को सेपरेट करते हैं। मैंने पहला सेंटेंस बोला मैं सुबह सवेरे उठा, उसमें मैं सब्जेक्ट हूं, आई सब्जेक्ट है और आई एक्टिवली इन एक्शन है, तो इसकी कौन सी वॉइस होगी? एक्टिव वॉइस। मैं नहाया, मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, मैंने नमाज पढ़ी, इन तीनों सेंटेंसेस में आई सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं और एक्टिवली इन एक्शन हूं, तो इसका मतलब ये तीनों सेंटेंसेस किसके हो गए? एक्टिव वॉइस के हो गए। मैं बाग में सैर के लिए गया, ये भी डेफिनेटली सब्जेक्ट के साथ है और एक्टिवली इन एक्शन है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अच्छा, अब मैं जैसे ही सेंटेंस बोलता हूं वहां वर्जिश की जा रही थी, अब जैसे ही मैं बोलता हूं वहां पे वर्जिश की जा रही थी, तो कौन वर्जिश कर रहा था ये मुझे नहीं पता, वर्जिश हो रही थी वहां पे, इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। पतंगे उड़ाई जा रही थी, पतंगे उड़ाना एक्शन तो है लेकिन कौन उड़ा रहा था ये सेंटेंस में हमें नहीं पता, इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली ये पैसिव वॉइस होगा। वहां पर गप्पे लगाई जा रही थी, तो जब मैं बोलता हूं, अगर दो तरह की सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं खवातीन गप्पे लगा रही थी या गप्पे लगाई जा रही थी, तो जैसे मैं बोलता हूं खवातीन गप्पे लगा रही थी, तो एक्टिवली इन एक्शन है सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव वॉइस का होगा। और अगर सब्जेक्ट नहीं है, गप्पे लगाई जा रही थी, कौन लगा रहा था ये मुझे नहीं पता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। अल्लाह ताला का जिक्र किया जा रहा था, तो अल्लाह ताला का जिक्र किया जा रहा था लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, कौन कर रहा था ये हमें सेंटेंस से पता नहीं चलता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। देखिए अभी मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं वहां खवातीन कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी। जैसे ही मैं सेंटेंस बोलता हूं खवातीन कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, तो इसमें वीमेन जो है वो सब्जेक्ट है और वो एक्टिवली एक्शन में है, तो ये एक्टिव वॉइस होगा। और जैसे मैं दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूं वहां पे कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी, तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा? पैसिव होगा। अब खवातीन के साथ एक्टिव हुआ, खवातीन के बगैर पैसिव हुआ। उसके बाद मुझे टेंस देखना है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। खवातीन कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही थी, दोनों सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि एक एक्टिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस का, एक पैसिव वॉइस है पास्ट कंटिन्यूअस का। एक में मुझे वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है और एक वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है, और एक में मुझे वर्ब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूं या जो सेंटेंस मैं पढ़ रही हूं वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जो सेंटेंस मैंने लिखना है मैंने एक्टिव वॉइस में लिखना है या पैसिव वॉइस में लिखना है, और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो एक्टिवली इन एक्शन है तो फिर एक्टिव वॉइस होगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं है या अगर है भी तो एक्शन में नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। याद रखिएगा, पहली बात सेंटेंस लिखने के लिए या पहली बात सेंटेंस पढ़ने के लिए जो आपने ज़हन में रखनी है वो बेटे आपके पास क्या होता है? वॉइस। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए वो आपके पास है स्ट्रक्चर, कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा लिखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 6 तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक ही सेंटेंस को 6 तरह से लिखा जाता है। पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास इंतहाई सिंपल है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम एफर्मेटिवली किसी काम की करने की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और सेंटेंस हमारा क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, शी इज कुकिंग फूड, पाकिस्तान इज मेकिंग अ प्रोग्रेस, कोई भी आप लिख लें, ही गोज टू स्कूल। अभी हमारे पास क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए आप कोई भी सेंटेंसेस पढ़े, आप कोई भी टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो आपके स्ट्रक्चर यही रहेंगे। सेंटेंस को इसी 6 स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाता है, तो एक दफा इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए एफर्मेटिव के बाद हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है डेफिनेटली, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और हमारा सेंटेंस क्या होगा? खत्म होगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर होता है। लाइक मैं बोलता हूँ शी इज कुकिंग फूड, नेगेटिव बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? शी इज नॉट कुकिंग फूड। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, नेगेटिव बोलना है तो मुझे बोलना होगा ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। पाकिस्तान इज मेकिंग अ प्रोग्रेस, पाकिस्तान इज नॉट मेकिंग अ प्रोग्रेस। मुझे एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी वॉइस हो, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या होता है?
हमने चेंज सिर्फ इतना करना होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, वर्ब बाद में ही रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस का के लास्ट में लाजमी तौर पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस होता है ये वो सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव भी हैं। लाइक सेंटेंस में इंट्रोगेशन भी होती है और सेंटेंस में निगेशन भी होती है। इसके लिए हम सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लाइक अभी अगर मैं ये 4 स्ट्रक्चर बोलता हूं तो ये कुछ यूं चलेंगे। शी इज कुकिंग फूड, affirmative, she is not cooking food, negative, is she cooking food and is she not cooking food. Pakistan is making a progress, Pakistan is not making a progress, is Pakistan making a progress, is Pakistan not making a progress. He is doing his duty honestly, he is not doing his duty honestly, is he doing his duty honestly and is he not doing his duty honestly. सबसे पहले एफर्मेशन है, उसके बाद निगेशन है, उसके बाद इंट्रोगेशन है, उसके बाद निगेशन प्लस इंट्रोगेशन है। उसके बाद हमारे पास वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड के साथ जिनका क्वेश्चन पूछा जाता है। और WH वर्ड हमारे पास कौन से होते हैं? लाइक हमारे पास वर्ड होता है when, हमारे पास वर्ड होता है why, हमारे पास वर्ड होता है who, हमारे पास वर्ड होता है which। 8 वर्ड होते हैं हमारे पास। इनमें 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो WH से स्टार्ट नहीं होते और वो 2 वर्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हाउ होता है, एक ही वर्ड होता है गालबन, बाकी सारे वर्ड हमारे पास WH से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, when, why, who, which, what, whose एंड where, ये सारे के सारे वर्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे WH फैमिली वर्ड्स। अभी देखिए हमारे पास इंट्रोगेशन में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें WH मतलब हम बोलते हैं क्या वो खाना पका रही है, और एक क्या होता है वो कब खाना पका रही है, वो क्यों खाना पका रही है, वो कौन खाना पका रही है, कहाँ खाना पका रही है, कैसा खाना पका रही है। जब हम ये वर्ड यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। और उसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है? WH वर्ड की ट्रांसलेशन करनी होती है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क। मतलब मैं बोलता हूँ इज शी कुकिंग फूड, और अगर मैं बोलूं क्यों खाना पका रही है तो फिर मुझे क्या बोलना होगा? वाई इज शी कुकिंग फूड। उसके बाद वाई इज पाकिस्तान मेकिंग अ प्रोग्रेस, व्हेन इज पाकिस्तान मेकिंग अ प्रोग्रेस। उसके बाद मैं हु इज कुकिंग फूड, हु इज डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वेयर इज शी कुकिंग फूड। हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो WH के साथ तो हमारा स्ट्रक्चर ये होता है कि हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है लास्ट स्ट्रक्चर, उसमें WH का वर्ड भी होगा, उसमें निगेशन भी होगी और डेफिनेटली WH का वर्ड है इंट्रोगेटिव तो वो होगा ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले WH का वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट के बाद वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले WH लिख दें, ठीक है, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव से पहले WH का वर्ड लिख दें तो यही 2 स्ट्रक्चर बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे पास 6 स्ट्रक्चर बनते हैं। इंग्लिश में हमारे पास जो 6 स्ट्रक्चर बनते हैं, मैं 6 के 6 स्ट्रक्चर इकट्ठे बोलूंगा सेंटेंस फॉर्म में। मैं बोलता हूं ही हैज फिनिश्ड हिज जॉब, affirmative sentence, he has not finished his job, has he finished his job, has he not finished his job, when has he finished his job and when has he not finished his job। मतलब अभी आप क्या बोलेंगे? पहला सेंटेंस एफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तीसरा इंट्रोगेटिव है, WH का वर्ड हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले लगाना है, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव है, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। पहली बात जो सेंटेंस लिखने में आपने याद रखनी है वो आपके पास है कि वॉइस कौन सी है, एक्टिव है या पैसिव है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो आपके पास ये है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव है या WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। थर्ड में जाकर कहीं पर जिस चीज की बारी आती है वो हमारे पास क्या है? टेंस है। टेंस तीसरी चीज होती है कि जब हमें देखना, अच्छा मैंने इस वॉइस में सेंटेंस लिखना है या मैंने इस वॉइस में सेंटेंस को पढ़ना है,
फिर मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर में मैंने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को देखना है कि अरेंजमेंट इसी तरह की है, क्या ये वायलेट तो नहीं करती इस अरेंजमेंट को। तीसरी चीज पे जाके मुझे क्या देखना है, टेंस देखना है। तो बेटे आइंदा से आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आपने टेंस पढ़ना है, जब भी आपने सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस लिखना है, तो आपने तीनों चीजों को ऑब्जर्व करना है। पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि मुझे एक्टिव पढ़ना है या पैसिव पढ़ना है, मुझे एक्टिव लिखना है या पैसिव लिखना है। दूसरी आपने ये देखना है कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर लिखना है, मुझे एफर्मेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव लिखना है, WH इंट्रोगेटिव लिखना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है। उसके बाद तीसरी चीज पे कहीं जाकर आपको क्या आता है, कौन सी चीज देखनी है, टेंस देखनी है। और यहां पर मैं थोड़ा सा बताता चलो, याद रखिएगा। टेंस कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। पहली चीज हमारे पास क्या होती है, टाइम, और दूसरी चीज हमारे पास बेटा क्या होता है, वर्ब। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस, उसमें ना तो वॉइस को देखते हैं ना ही आप स्ट्रक्चर उसमें बेसिक 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं डेफिनेटली। लेकिन टेंस के हवाले से स्टेट ऑफ बीइंग में सिर्फ टाइम होता है, और टेंसेस में आके हमारे पास टाइम के साथ क्या होता है, वर्ब होता है। हम दो चीजों को मिलाएंगे, दो चीजों को मिलाने से हमारे पास क्या बनेगा, टेंस बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सेपरेटली देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन से यूज होते हैं। क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में आपने देखा है इंतहाई आसान क्वेश्चंस होते हैं। हैज के साथ कौन सी फॉर्म आनी है, वाज के साथ कौन सी फॉर्म आनी है, इसके साथ कौन सी फॉर्म आनी है, टू के साथ कौन सी फॉर्म आनी है। इंतहाई आसान होता है वर्ब का क्वेश्चन, जरा सा भी मुश्किल, जरा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होता। पढ़ाया बताया जरूर गलत जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करवा के बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। इंतहाई आसान टॉपिक। और मैं दोबारा बोलता हूं कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेंस पे बात करेंगे।